गुड आफ्टरनून एवरीवन। कोटा में इस समय 1:30 बज रहे हैं और रिलायबल इंस्टीट्यूट की जो टीम है, खास तौर पे अगर मैं बात करूं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों डिपार्टमेंट की टीम्स जो हैं उन्होंने अपने अपने सब्जेक्ट के पेपर्स में से लगभग लगभग 50% पेपर ऑलरेडी रिट्रीव कर लिया है। मैथ्स के 1 से 5 क्वेश्चंस तक के सॉल्यूशंस ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं। केमिस्ट्री के भी काफी सारे क्वेश्चंस रिकॉर्ड हो चुके हैं। फिजिक्स डिपार्टमेंट ने लगभग 15 क्वेश्चंस को अभी रिट्रीव कर लिया है। बाकी क्वेश्चंस की खोजबीन जारी है और बहुत जल्दी हम लगभग लगभग पूरे पेपर के साथ आपके सामने होंगे। जेई मेन का जो अप्रैल अटेम्प्ट था उसका ये पहला दिन था और आज का जो पहला पेपर था उसको लेकर के मैं आपके सामने आ रहा हूं। सबसे पहले कुछ चर्चा करते हैं कि बच्चों ने क्या फीडबैक दिया आज के पेपर के बारे में, क्योंकि ये एक बड़ी जिज्ञासा का विषय होता है। जो बच्चे शाम वाले शिफ्ट में एग्जाम देने वाले हैं, हालांकि उनका तो टाइम लगभग हो गया, लेकिन जो बच्चे कल परसों नरसों वाली शिफ्ट में एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों को बड़ी जिज्ञासा रहती है। और जेई मेन का जो एग्जाम होता है वो रिपीटेटिव नेचर का एग्जाम होता है, तो खास तौर पे फायदा मिल जाता है। आज के पैटर्न से आइडिया लगेगा कि कल परसों नरसों का पैटर्न क्या होगा। तो मोटे तौर पे पैटर्न वही है जो कि जनवरी अटेम्प्ट का पेपर पैटर्न था। वही अगर बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन इसमें पाया गया। उसके अलावा सारे वो क्वेश्चन जो कि जेई मेन स्पेसिफिक होते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस, जैसे कि सेमीकंडक्टर हो गया, उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस की रिपोर्ट बच्चों ने अभी तक हमको दी है। 5 क्वेश्चन जो अभी मैं आपके सामने रिकॉर्ड करने वाला हूं वो बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है। हालांकि उनमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो ईएम वेव वगैरह का हो, लेकिन बाकी में ईएम वेव वगैरह के क्वेश्चन है। तो जो जेई मेन का सेट पैटर्न है, जो ट्रेंड है, पेपर उसी पैटर्न पे है। पांचों क्वेश्चंस को अगर मैं करूंगा हार्डली 5 मिनट में उसके सॉल्यूशंस बन जाएंगे, यानी कि क्वेश्चन पेपर फिजिक्स के लिहाज से इजी है। तो आप ये मान सकते हैं, मैं अगर शॉर्ट में कहूं तो आप ये मान सकते हैं कि जैसा पैटर्न जनवरी अटेम्प्ट का था वैसा ही पैटर्न आज वाले पेपर का भी है। जनवरी वाले केस में भी हमारे जो फिजिक्स वाले पेपर्स थे रिलेटिवली थोड़े से आसान थे, इसमें भी जो पेपर है वो आसान है। बाकी आगे जो कंप्लीट रिट्रीव होगा पेपर तो आपको बाकी जानकारी और मिलेगी। मैं आपके सामने 5 क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूं फिलहाल, और हो सकता है कि अगले 5 क्वेश्चन भी मैं बैक टू बैक आपके सामने रिकॉर्ड करूं। लेकिन मैं आपको इससे पहले थोड़ा सा बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चंस हम लोग बनाते हैं ये बच्चों की मेमोरी के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो कई बार इसके अंदर लैंग्वेज मैच नहीं करती, क्वेश्चन का टाइप मैच नहीं करता, ऑप्शन मैच नहीं करता, लेकिन बच्चों थीम मैच करेगी। क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसा ही नहीं होगा लेकिन थीम वाइज वो सेम होगा। तो आप यहाँ पर सिर्फ ये देख सकते हैं कि आपने उस समय उस क्वेश्चन में क्या आंसर दिया था। कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन करेक्ट होगा, लैंग्वेज थोड़ी आगे पीछे हो सकती है। जब ऑफिशियल पेपर आएंगे तो हम उनके सॉल्यूशंस भी आपके सामने लेकर के आएंगे। आज जितना जल्दी हो सकता है हम बच्चों के सामने सॉल्यूशंस इसलिए लेकर के आते हैं ताकि उनकी जिज्ञासा शांत हो सके। जो बच्चे कल परसों नरसों एग्जाम देंगे उन बच्चों को थोड़ा सा बेनिफिट मिल सके। तो लीजिए, देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे 1 से 5 तक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और आज का जो 6 अप्रैल का मॉर्निंग वाला शिफ्ट था उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से है। इट इज अ सिंपल फंडामेंटल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन वेयर यू आर सपोज टू फाइंड आउट ऑप्ट आउट द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। ये होलो है। तो एक होलो यूनिफॉर्मली चार्ज जो सॉलिड स्फीयर होता है उसके पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, फिर स्मॉल आर इज मोर देन इक्वल टू कैपिटल आर। यानी स्फीयर के बाहर जो पोटेंशियल होता है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। एंड फॉर्मूला होता है के क्यू 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r क्यूब फॉर स्मॉल आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर। तो अंदर ये डाउनवर्ड पैराबोला है और बाहर जो है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो ऐसा कौन सा ग्राफ है जिसमें डाउनवर्ड पैराबोला और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दोनों आते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। बच्चों को जनरली ये डायरेक्ट याद होता है क्योंकि सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल, सॉलिड स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड के जो फॉर्मूले वगैरह होते हैं वो सब काफी स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं। तो जनरली बच्चों को याद होता है और डायरेक्ट बच्चों को ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने को मिला। इसको मैं इजी कैटेगरी में रखूंगा एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन।
choose correct graph of resistivity and temperature for semiconducting. Again this question is a fundamental question. सब जानते हैं कि सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने पर घटती है और सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें रेजिस्टिविटी गिर रही है, बाकी सब में टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी इसमें बढ़ रही है, इसमें बढ़ रही है, इसमें कांस्टेंट है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी. थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है, जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं आप इसको, और इजी क्वेश्चन रहेगा. अगेन ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, इसके पिछले वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक से था, ये करंट से है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मैकेनिक्स वेयर यू आर सपोज्ड टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस. मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a sphere about its own axis is 2 by 5 mr square. So it will be 2 by 5 mr square plus parallel axis theorem m into d square. D is the distance between axis, this axis and the axis which is passing through sphere. यहां से लेकर यहां तक की distance, this is 20, this is 10, so this distance will be 0.2 meters. ठीक है. ऐसे कितने स्फीयर्स हैं हमारे पास? 2 स्फीयर्स हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा मल्टीप्लाई बाय 2. आप वैल्यूज डालिए. आपको मास दे रखा है 2 kg, रेडियस दे रखी है 0.1 और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस होगी 0.2. सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा 88 डिवाइड बाय 500 किलोग्राम इनटू मीटर स्क्वायर. क्वेश्चन को देखकर ऐसा लग रहा है शायद इंटीजर वाला क्वेश्चन होना चाहिए, और क्या ऑप्शन था क्या नहीं था वो हम पकड़ नहीं पाए अभी तक. बच्चों से जो जानकारी मिली, उन्होंने जो डेटा दिया उसके हिसाब से हमने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया. बाकी आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या पूछा गया होगा. क्वेश्चन है आरबीडी का, मैकेनिक्स का क्वेश्चन है. इसकी कैटेगरी रहेगी इजी बिकॉज इट इज अगेन अ सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन वेयर यू हैव टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम. फोर्थ क्वेश्चन, ये एक बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ऑलरेडी बुक्स में मौजूद होता है. आपके सामने एक स्प्रिंग है जिसको एक एक्सिस से बांध करके ऐसे घुमाया जा रहा है. पीछे की तरफ जो फोर्स होगा सेंटर की तरफ, दैट विल बी k टाइम्स x प्लस एल नॉट, सॉरी दैट विल बी k टाइम्स x and that should be equal to m times omega square into L naught plus x. The centripetal force is provided by spring force which is kx, where x is the expansion of the spring. इसको जब यूज करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी m omega square L naught डिवाइड बाय k माइनस m omega square. ये क्वेश्चन जहां तक मुझे ध्यान है ऑलरेडी इरडो में मौजूद है. बहुत ही सिंपल फंडामेंटल क्वेश्चन है. इसमें एक कंडीशन देनी होती है k इज मोर देन m ओमेगा स्क्वायर. आई एम श्योर एग्जामिनर ने डेटा का ध्यान रखा होगा. डेटा इस तरह से दिया होगा कि k m ओमेगा स्क्वायर से बड़ा हो ताकि x पॉजिटिव आ जाए. तो आपके पास सारे डेटा है. आपको m दे रखा है, इसके अंदर m इज गिवन टू यू 0.1, ओमेगा दे रखा है आपको 5, यानी कि ये वाली हो जाएगी 25. Natural length must be given to it is 0.2. ओके, तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं x की वैल्यू को. m पता है, ओमेगा पता है, k पता है. जब आप एक बार x निकालो तो आप टेंशन निकाल सकते हैं. टेंशन विल बी 7.5 which is k times x. इसकी वैल्यू आती है बच्चों 0.75 न्यूटन. ये जैसे हमको जानकारी दी है बच्चों ने, बता रहे हैं सिंगल करेक्ट है. सिंगल करेक्ट के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी. ठीक है, हो सकता है आपके ऑप्शन में ये ए हो बी हो, तो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं. फोकस ऑन दी रिजल्ट. इस क्वेश्चन को मैं मॉडरेट कैटेगरी में रखूंगा. वैसे तो इजी टू मॉडरेट कैटेगरी कह सकते हो आप इसकी. मॉडरेट कैटेगरी में इसलिए क्योंकि इसमें सर्कुलर मोशन है, उसके अलावा स्प्रिंग फोर्स है, तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 चैप्टर्स, सो इट इज इन मॉडरेट कैटेगरी. Now coming to next question, which is question number 5, a very simple fundamental assertion region, जहां पर अपनी रेंज की बात हो रही है बच्चों. रेंज का फॉर्मूला होता है g स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g. ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की रेंज है, और रेंज का मैक्सिमा तब आता है जब इसका मैक्सिमा आता है. इसका मैक्सिमा होता है 1, और थीटा की वैल्यू जो 45 डिग्री होती है तो इसका मैक्सिमा आता है. तो पहला स्टेटमेंट है रेंज इज मैक्सिमम एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, और उसका जो रीजन दे रखा है वो दे रखा है, नहीं, रेंज इज मैक्सिमम एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री और
रेंज इज मैक्सिमम व्हेन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों एक ही स्टेटमेंट है टेक्निकली, थीटा इक्वल टू 45 और थीटा इक्वल साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, दोनों एक ही स्टेटमेंट है और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं। ऑल्दो यहाँ रीजन में लिखा होना चाहिए था कि रेंज इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाता है यहाँ से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं स्टेटमेंट, एंड इट शुड बी द करेक्ट आंसर शुड बी 1, where A is correct, B is, both the statements are correct, and reason is correctly explaining the assertion.